हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो दाखिल होता है स्टार्टअप की दुनिया में और बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लेकर आता है स्टार्टअप की दुनिया की वो तमाम बारीकियां जिसके जरिए हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और जो तमाम एस्पायरिंग यंग जनरेशन है जो स्टार्टअप की दुनिया में दाखिल होना चाहती है उनको जानकारियां मिलती हैं। जी हाँ, इस शो में हम तमाम चर्चाएं करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे अलग अलग जो आजकल नए ज़माने के स्टार्टअप हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और आखिर उनकी दुनिया किस तरह की है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ चर्चा में दो बेहद ख़ास मेहमान शामिल हो रहे हैं। एक हैं रवि काबरा जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं स्किपी से, एक ऐसा ब्रांड जिसने कह सकते हैं भारत में क्रांति लाई है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं विभूति अरोड़ा जो कि फेस योगी हैं और फाउंडर हैं हाउस ऑफ ब्यूटी की। और विभूति भी अपने स्टार्टअप में एक अलग तरह का फर्क पैदा कर रही हैं और कहते हैं ना कि स्किन केयर की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। तो इन दोनों ही दिग्गजों से हमारी खास चर्चा होगी, लेकिन कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम सबसे पहले बात करेंगे रवि काबरा से, उनको जोड़ेंगे और ब्रेक के उस पार हमारी चर्चा होगी विभूति अरोड़ा से और इन दोनों से हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो रवि, सबसे पहले चर्चा में मैं आपको शामिल करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आखिर ये जो ब्रांड है स्किपी, इसकी शुरुआत क्या हुई, इसके पीछे की सोच क्या थी और किस तरह का बदलाव ला रहे हैं आप? धन्यवाद। पहले बात, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, स्किपी आइस पॉप्स की आइडिया, टू बी ऑनेस्ट, मैं 6-7 साल ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ और वहाँ पर मैं काफ़ी फूड एंड बेवरेज ब्रांड्स के लिए काम कर रहा था। जब मैं इंडिया में था तो अपने फादर के बिजनेस में भी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का काम था, तभी भी फूड इंडस्ट्री से ही हमेशा रिलेटेड रहा हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब मैं चाहता था कि मैं वापस इंडिया आऊँ और यहाँ पर आके कुछ नया काम शुरू करूँ, और मैं चाहता था कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करूँ यहाँ पर। और मैं काफी आइडियाज को ढूंढ रहा था, और कहते हैं ना कई बार कि जब आप बहुत दिल से हर चीज को ढूंढते हो तो वो आइडिया या वो काम अपने आप आपके सामने आके खड़े हो जाता है। मेरी बहन आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों के साथ रहने के लिए समर हॉलीडेज पे, और मैं जब वो वापस इंडिया जा रही थी तो ऑस्ट्रेलिया में उनके जो लोकल आइस पॉप्सिकल के ब्रांड थे वो अपने सूटकेस में पैक कर रही थी। और मैं वहां बैठे बैठे उसे देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि यार, तू इंडिया में ले क्यों जा रही है? इंडिया में तो बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जिसको आप लोग खाते होंगे रोज रेगुलर बेसिस पे। तब उसने मुझे बताया कि इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसपे उनको भरोसा है, आइस पॉप्सिकल्स का या आइस पेप्सीज जो भी आप कहते हो। तब मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ यार कि इंडिया 140 करोड़ की आबादी है, इतना हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है इंडिया में, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई ब्रांड ही ना हो। तब मैंने अपने दोस्तों को इंडिया में फोन लगाया जो अलग अलग स्टेट्स में थे। मैंने उनको बोला यार थोड़ा मेरे लिए मार्केट में जाओ, रिसर्च करो कि कोई आइस पॉप्सिकल का ब्रांड है या नहीं। और आइस पॉप्सिकल ऑब्वियसली उन्हें समझ में आया, तो मैंने आइस पेप्सी कहा, चुस्की कहा, तब वो समझ में आ गया उनको कि मैं क्या बहुत बता रहा हूँ। सरप्राइजिंगली वापस आने के बाद पता चलता है कि मार्केट में उनके कोई आइस पॉप्सिकल का ब्रांड था ही नहीं। एंड दैट कंप्लीटली गेव मी एन एक्साइटमेंट। मुझे लगा कि यार ये एक अच्छा स्पेस है इंडिया में खेलने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोई नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड वहां से स्किपी की एंटायर जर्नी शुरू हुई आइडिएशन स्टेज से, जहां पर हमने ब्रांड का नाम रखा स्किपी। स्किपी का नाम भी ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब कैंगरूज भागते उछलते हैं तो वो लोग एक स्टेप स्किप करके आगे जाते हैं, तो उन्हें वहां पे स्किपी बुलाया जाता है। तो उसी तरह से नाम स्किपी लग गया। और बहुत अच्छी बात इमोशनली ये भी है कि कैंगरूज को पलट के पीछे चलना नहीं आता, वो हमेशा आगे ही चलते हैं। तो उसी तरह से मुझे भी लगा यार स्किपी इज अ ब्रांड नेम जो हमेशा आगे की तरफ दौड़ेगा, इसीलिए हमने इसे इसका नाम स्किपी लगाया। और आज स्किपी काफी पॉपुलर ब्रांड बन चुका है इंडिया में, बहुत लोग इसे खाते हैं एक्साइटमेंट से, और बहुत ही खुशी मिलती है हमें कंज्यूमर को इसे प्रेजेंट करने में। रवि, मेरा अगला सवाल आपकी कंपनी में हुए कुछ फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स को लेकर है। हाल ही में कुछ वित्तीय बदलाव हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, तो ज़रा बताइए उसके बारे में, ये बदलाव किस तरह के हैं? जी देखिए, स्किपी ऐसा ब्रांड रहा है जो लास्ट 3 साल से बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है ईयर ऑन ईयर। काफी कंज्यूमर्स इसे पसंद करते हैं, हमारे सेल्स नंबर्स भी काफी ग्रो हुए हैं। हाल ही में हमने सोचा कि अब समय आ चुका है स्किपी को एकदम बड़े लेवल पे ले जाने का, नेशनल नहीं बल्कि जस्ट इंटरनेशनल ब्रांड भी बनाने का।
उसीलिए हमने हाल ही में फंड रेजिंग किया है। स्किपी ने मार्केट में गया हमने, और हमने बोला यार हमें एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस, और काफी इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट बताया स्किपी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हाल ही में हमने 10 करोड़ रुपए का एक राउंड रेज किया है। हैदराबाद एंजल नेटवर्क, वेंचर कैटलिस्ट, सुनिकॉन और हेम सिक्योरिटी जैसे रेप्यूटेबल इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, बिकॉज दे ऑल्सो सी द ग्रोथ ऑन दिस कैटेगरी। एंड हम अभी और 7 करोड़ रुपए रेस करने जा रहे हैं मार्केट से। ये पूरा फंड्स हम लोग स्किपी के ब्रांड को एनहांस करने के लिए और इसे एक नेक्स्ट लेवल कैटेगरी लीडर बनाने के लिए यूज करेंगे। रवि, बिना शार्क टैंक इंडिया में आपकी अपीयरेंस की चर्चा के ये पूरी चर्चा अधूरी मानी जाएगी। तो हमें बताइए कि उस प्लेटफॉर्म पे, उस मंच पे आपके बिजनेस की मौजूदगी के बाद क्या बदलाव आया? देखिए 2021 में हम शार्क टैंक पे गए, एंड हमारा काफी बड़ा सौभाग्य रहा वहां जाने का। क्योंकि हम काफी छोटी कंपनी थे, हमने 3-4 महीने ही हुए थे शुरू करके, और शार्क टैंक पे जाते ही रातों रात हमने इतिहास क्रिएट किया, वहां पे इतिहास बना दिया। जहां हम पहला ब्रांड बने शार्क टैंक इंडिया पर, जहां पर हमें पूरे 5 बल्कि 6 शार्क्स ने हमें इन्वेस्ट किया है। पीयूष बंसल जी भी बाद में ज्वाइन किए हैं। तो वी बिकेम द फर्स्ट ब्रांड जिसमें सबका निवेश, सभी शार्क्स ने निवेश किया। और रातों रात मैं कहता हूँ बहुत प्राउडली एंड हम्बली दैट हम एक नेशनल ब्रांड बन गए, जहां पर ब्रांड की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। सभी लोग देश में स्किपी को जानना शुरू कर दिए थे, और हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला है उसके बाद। एक तो ब्रांड बहुत एक्साइटिंग था, प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत एक्साइटिंग थी, नॉस्टैल्जिया था इसमें, मतलब हम सभी बचपन में खा चुके हैं इसे, तो सभी को पता था स्किपी आइस पॉप मतलब आइस पॉप्सिकल के बारे में। और हमने इतना अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन दिया कस्टमर को, 100% नेचुरल बना दिया आइस पॉप्सिकल को, जिससे खाने में कोई तकलीफ ना हो। तो इससे कंज्यूमर में भी बहुत बड़ा उत्साह आ चुका था, क्योंकि पुरानी यादें जुड़ी थी इस प्रोडक्ट से। तो सब टूट पड़े हम पर कि हमें प्रोडक्ट खरीदना है। हमारे ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, अमेजोन से आना शुरू हो गए। और उसी साथ साथ हमने ये भी देखा कि काफी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी इसका एक्साइटमेंट बहुत रहा है। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस इंडिया आए सामने कि हमें स्किपी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है हमारे शहर में, हमारे टाउन में। तो मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ शार्क टैंक को, जिसने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, और 6 के 6 शार्क्स ने जिसने हम पे भरोसा किया है। और उस मंच के बाद हमने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम, स्किपी की पूरी टीम ने अक्रॉस इंडिया इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में, इसको और सक्षम करने में बहुत योगदान रहा है सभी का। एंड कंज्यूमर्स तो हमेशा हमारे फैंस रहे ब्रांड के, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। रवि, मेरा अगला सवाल आपसे आपके अंतर्राष्ट्रीय दखल को लेकर है। इंटरनेशनल जो एक्सपेंशंस आपके हुए हैं, वहाँ किस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए स्किपी एज अ ब्रांड, इसका सबसे यूनिक प्रपोजिशन यही है कि हम इसे मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इसे लिक्विड और एम्बिएंट टेम्परेचर में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज स्किपी इसी टेक्नोलॉजी से करीबन 9 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यूएई, कनाडा, न्यूजीलैंड, फिजी, भूटान, कुवैत, कतार, और अभी हम हाल ही में सऊदी अरेबिया का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। मैं बहुत प्राउडली ये कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि हमारा ब्रांड का रिकग्निशन एनआरआई कम्युनिटी में बहुत है बाहर। इसलिए बहुत सारी एनआरआई कम्युनिटी जो अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, यूएस वगैरह में काफी सालों से रह रहे हैं, वो अभी हमारे ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना चाहते हैं उस देश में। और प्रपोजिशंस ऐसे आ रहे हैं कि पहले हम इसे डिस्ट्रीब्यूशनशिप में शुरू करेंगे उस देश में, और फिर आगे जाके शायद साल 1.5 साल के अंदर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उस देश में लगाना शुरू करेंगे। बांग्लादेश में भी बात हो रही है कि वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्किपी इन बांग्लादेश। द सिमिलर प्रपोजिशंस आर गोइंग आउट, यूएई में भी ऐसी बात हो रही है, सऊदी में भी हो रही है। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम स्किपी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना देंगे, जहां पर सिर्फ हम एक्सपोर्ट्स फोकस नहीं बल्कि वहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग और अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करके स्किपी को एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड बनाएंगे। एंड थैंकफुली हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें वो पोटेंशियल जरूर से है। वाकई रवि, और ये वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह से कोई भारतीय ब्रांड विदेशों में भी अपनी धमक बढ़ा रहा है, और न सिर्फ बढ़ा रहा है बल्कि उनके बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो वाकई ये अपने आप में स्टार्टअप इंडिया की कामयाबी की नई कहानी कहता है। मेरा आखिरी सवाल,
हमको इस वक्त जो यंग एंटरप्रेन्योर सुन रहे होंगे, आपको खास तौर पे जो तमाम स्टार्टअप शुरू करने वाले एक्सपायरिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स सुन रहे होंगे, उनको किस तरह की सलाह आप देंगे? देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहूंगा कि पहली बात तो अगर आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाना चाहते हो तो उस कैटेगरी, उस इंडस्ट्री में जाइए जहां पर आपका एक्सपर्टीज हो या आपका पैशन जुड़ा हुआ हो। क्योंकि अ, अगर आप किसी डोमेन में एक्सपर्ट हो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसमें बहुत आप अच्छा एक्सेल कर सकते हो। इसीलिए अननोन टेरिटरी में जाने से अच्छा यही है कि आप अपनी एक्सपर्टीज पे रिलाई करें। दूसरी बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास चैलेंजेस नहीं है। डे इन एंड डे आउट बहुत चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप्स में, बट हमें इसे करते रहना चाहिए। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में जो एक्साइटमेंट है खुद का कुछ नया बनाने का या खुद का जो ब्रांड बनाने का है, इससे अच्छा एक्सपीरियंस और कोई हो ही नहीं सकता। आज हमें बहुत खुशी होती है जब कस्टमर इतने एक्साइटमेंट से हंसते खेलते स्किपी को खाता है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि यार हमने किसी के मन में खुशी किसी के जीवन में खुशी लाई है। तो एज अ प्रोडक्ट और एज अ सर्विस अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, तो डू समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग। क्योंकि जब टफ टाइम्स आएंगे आपके बिजनेस में, तब आपका एक्साइटमेंट और आपका पैशन ही आपको ड्राइव करेगा। बट इंडिया में अगर आज किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनना है, तो दिस इज द राइट टाइम। आने वाले 10 साल सिर्फ इंडिया के हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने के लिए ये सही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए, आगे के ग्रोथ प्लान्स के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा बेहतर से बेहतरीन बनी रहे। चलिए, अब इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जैसा मैंने आपसे वादा किया था, विभूति अरोड़ा को जोड़ेंगे हाउस ऑफ ब्यूटी से और उनसे जानेंगे उनके स्टार्टअप के बारे में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था, विभूति अरोड़ा को जोड़ते हैं। फेस योगी हैं विभूति, और इसके साथ ही आप इनके सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, इनकी लोकप्रियता देखते ही बनती है। और हाउस ऑफ ब्यूटी की फाउंडर हैं, जो एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। विभूति, हाउस ऑफ ब्यूटी के बारे में बताइए, इस अपने पूरी यात्रा के बारे में बताइए कि आखिर इसकी पीछे की सोच क्या थी और अब तक का सफर कैसा रहा है। जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम विभूति अरोड़ा है और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया। मेरी स्टार्टअप की शुरुआत 2018 में हुई, कंपनी की शुरुआत, बट स्टार्टअप आइडिएशन रिसर्च की शुरुआत तो 2013 से ही शुरू हो गई थी। उस टाइम पे मैं एक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर लूपस से गुजर रही थी। एंड मैंने बहुत सारी क्रीम्स लगाई, बहुत सारी दवाइयां खाई, पर मुझे मेरा इलाज नहीं हो पा रहा था। तब मैंने योग की तरफ सीखा, योग की तरफ रिलीफ पाई। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय जर्नी इनटू फेस योगा। फेस योगा के 8 आसन ऋग्वेदा में लिखे गए हैं। वो 8 के 80 आसनों की मैंने एक किताब लिखी। जब मैंने रिसर्च की स्किन के बारे में, फेस योगा के मसल स्ट्रक्चर और एंटी एजिंग इफेक्ट के बारे में, तो मुझे समझ आया कि इसके लिए करेक्टिव स्किन केयर की भी जरूरत होती है। आप फेस योगा सिर्फ हाथों से या आसनों से नहीं कर सकते, आपको तेल, सीरम, क्रीम्स की जरूरत है। एंड दैट्स हाउ हाउस ऑफ ब्यूटी वाज बॉर्न। वन थिंग लीड्स टू अनदर। पढ़ते पढ़ते, रिसर्च करते करते मुझे समझ आया डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड नेचुरल। एंड SLS क्या होता है, पैराबिन्स क्या होते हैं, मेरी स्किन पे या सेंसिटिव स्किन पे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिसिटी क्या होती है। तो तब मैंने ठान लिया कि मुझे एक नेचुरल नॉन इन्वेजिव फेस योगा बेस्ड ब्रांड बनाना है। एंड हाउस ऑफ ब्यूटी वाज बॉर्न। विभूति, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। आपने अपनी जर्नी जो बताई, किस तरह से आपने इस ब्रांड को खड़ा किया और कितना बड़ा बदलाव ला रही हैं, इन सब के बीच में भारत में यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना चाहें, तो वो किस तरह का है, जरा इस पर रोशनी डालें। बहुत ही पॉजिटिव इकोसिस्टम है। गवर्नमेंट इतने इनिशिएटिव्स दे रही है। आज की डेट में, बिकॉज कोविड के बाद स्पेशली इंस्टाग्राम की वजह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब की वजह से, जो कोई भी एक आइडिया अगर आपके पास है, तो मीन्स विद लिमिटेड बजट्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं।
आपको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने किया। मैं खुद ही अपने ब्रांड के बारे में बात करने लगी। जब आपको अपने ब्रांड के बारे में या अपनी स्टार्टअप के बारे में पता होता है, आप यू आर द बेस्ट प्रमोटर, आप अपनी ऑडियंस को उसके बारे में एडुकेट कर रहे हैं, अपने आप 1 to 4, 4 to 16 हो जाता है। एंड आज की डेट में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बूमिंग है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, कुछ साल पहले इंडिया एक ट्रेडिंग इकोनॉमी बन गई थी। टुडे वी आर बैक एट सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग, एंड पूरी दुनिया की नजरें हम पे है। सो इट्स अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर आप कुछ करना चाहते हैं। विभूति, ये तो सब हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली, थोड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं। चुनौतियां क्या है स्टार्टअप की दुनिया में? आपने जब शुरुआत की तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस की? चैलेंज ये है कि जब ये बहुत अच्छा है डिजिटली रीच करना, पर अगर आप एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है तो बहुत सारे बिग विग्स इन द मार्केट भी हैं जिनका बर्न रेट शायद आज बहुत ज्यादा हो। वो उनके आगे एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ है और ऑर्गेनिक ऑडियंस है तो आप आपका स्टार्टअप सर्वाइव कर जाएगा। पर अगर आप आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज्यादा है, एंड यू आर नॉट you're not EBITDA positive, then I would say you should rethink your startup as well. So सिर्फ पैसा बर्न करके कस्टमर को एक्वायर करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। एंड वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आप 50 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे होंगे पर आपका स्टार्टअप नेगेटिव EBITDA में है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप 50 लाख का रेवेन्यू कीजिए, पर अगर आप 10-15% का EBITDA बनाते हैं, इट वुड मेक सेंस। चलिए विभूति, हम बिजनेस चैनल हैं तो बिना इकोनॉमिक्स के बात नहीं बनेगी, तो अपने बिजनेस का जरा इकोनॉमिक्स बताइए। आगे ग्रोथ को लेकर किस तरह की प्लानिंग चल रही है? अभी हमने शार्क टैंक किया था, उसके बाद हमारी 10x की ग्रोथ हुई है ब्रांड की। ब्रांड को काफी पॉजिटिवली रिसीव किया है ऑडियंस ने। एंड इस साल फॉर माय ब्रांड हमारा टचवुड ऑलरेडी डबल डिजिट EBITDA पॉजिटिव है हम। इस साल मेरा ई कॉमर्स डिविजन को स्केल अप करने का टारगेट है। मेरा एक दिल्ली में फेशियल सेंटर भी है, तो जहाँ पे मैं फेस योगा सिखाती हूँ। फेस योगा के हम फेशियल्स करते हैं, हाउस ब्यूटी इंडिया की पूरी इंटीग्रेशन होती है प्रोडक्ट लाइन की। तो मैं वो सेंटर बॉम्बे में भी रेप्लिकेट करना चाहती हूँ, एंड दैट इज माय करंट प्लान फॉर दिस फिस्कल ईयर। विभूति, मेरा अगला सवाल आम दर्शकों के लिए है। आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का लाभ आम व्यक्ति कैसे ले सकता है? क्या बेनिफिट हैं इसके? दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, आज दुनिया में हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया एक अकेला फेस योगा विद सच अ स्ट्रॉन्ग 100+ प्रोडक्ट्स हैं आज हमारे हर इशू के लिए। आपको पिगमेंटेशन है, एक्ने है, रोजेशिया है, सेंसिटिव स्किन है, डार्क सर्कल्स है, डबल चिन है, नेचुरली विदाउट इंजेक्टेबल्स, अफोर्डेबल प्राइसिंग में, विद द होल एडुकेटिव फेस योगा टेक्निक्स जो हमने डेवलप की हैं। ऐसा कोई ब्रांड आज नहीं है जो ये कर रहा है। दैट इज द बिगेस्ट USP ऑफ माय बिजनेस। विभूति, अब मेरी दिलचस्पी आपकी यात्रा के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में है। बताइए, आपने कैसे शुरुआत की? हम अक्सर लोगों को उनकी अचीवमेंट्स में तो देखते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। तो बताएं, कहाँ से शुरू हुई यात्रा? मैं एक नॉर्मल इंडियन फैमिली से हूँ। मैं एक बैंक में काम करती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, वरना मैं बॉम्बे से हूँ ओरिजिनली। एंड दिल्ली शिफ्ट होके मुझे कुछ करना था। क्या करना था उस टाइम पे पता नहीं था, बट ब्यूटी में मेरा इंटरेस्ट जरूर था। तो मैंने एक सैलून खोला। वो एक सैलून की शुरुआत से ऑफ कोर्स उसके बाद मेरे को खुद ही एक स्किन डिसऑर्डर हो गया। तो पहले हाउस ऑफ ब्यूटी का प्लान ये था कि हम सैलून के लिए प्रोडक्ट्स, B2B प्रोडक्ट्स बनाएंगे। पर जब मुझे इतनी मुश्किल हुई, मुझे मेरी स्किन पे इतना ज्यादा दिक्कत हुआ, और कोई भी डॉक्टर, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया। तो तब मैंने ठान लिया था कि मुझे एक ऐसा ब्रांड बनाना है जहां मैं कुछ हद तक लोगों को ट्रिगर्स कंट्रोल करने में मेहनत हेल्प करूं।
ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जिनके साइड इफेक्ट्स ना हो, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में स्टेरॉइड क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने में रिलीफ तो मिल जाती है, पर लॉन्ग टर्म उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। ब्यूटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगता है कि बहुत ही फ्रिवलस है या बेकार सी है, क्या आप पूरा दिन अपने आप को अपनी सुंदरता पे फोकस करते हैं, पर एक्चुअली अगर आप आदमी हो या औरत हो, जो आपके दिमाग में आपका एक पर्सनालिटी है, अगर आप उससे 50% क्लोज भी हो जाएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल, आप लोगों के आगे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, वो सब बदल जाता है। तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आप ऑफिस में कैसे काम करते हैं वो चेंज हो जाता है। तो जब मैंने हाउस ऑफ ब्यूटी की शुरुआत की, मुझे सिर्फ एक ब्यूटी ब्रांड नहीं बनाना था, मुझे एक एम्पावरमेंट बेस्ड ब्यूटी वेलनेस ब्रांड बनाना था, एंड वही मैंने किया और कर भी रही हूँ। आई वुडंट से अभी जर्नी तो चल रही है, मेहनत तो रोज चलती है, कुछ दिन अच्छा कुछ दिन नॉट सो गुड, बट डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ हम लगे रहते हैं। विभूति, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप एक महिला हैं, आपने खुद अपना एम्पायर बनाया, अपना ब्रांड बनाया, इंस्पायर कर रही हैं लोगों को। बताइए, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपकी अहम टिप्स क्या होंगी, क्या सलाह देंगी आप उन्हें? मेरी पहली टिप होगी कि आप अपने फैमिली को अपनी तरफ लेना। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, और आप अपने, हमारे पास दिन में 24 घंटे ही है, वो 14 घंटे 15 घंटे हम अपने दिन को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। एक ओपन कॉन्वर्सेशन कि ये मेरा फैमिली टाइम है, ये मेरा काम का टाइम है, ये मैं एक माँ भी हूँ, सो ये मेरा मदरली टाइम है। अपना एक डिसिप्लिन बना के अपनी विजन को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आपके पास उनका सपोर्ट है तो आप बहुत ज्यादा अचीव कर पाएंगे जिंदगी में। एंड अकेले कुछ करना मुश्किल है, पर फैमिली के साथ वो जो मुश्किल है वो बहुत आसान हो जाता है। लाइक मेरा बच्चा है, अगर मैं कभी अनअवेलेबल हूँ, बिजी हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड या कोई घर पे है जो उसका ख्याल रख सकता है। एक बहुत बड़ा बिजनेस और मॉमप्रेन्योर्स के लिए ये रिलीफ फैक्टर होता है। उसके अलावा रैंडमली कुछ मत करो, हर चीज सुबह उठ के, अगर आप रोज की रूटीन में भी कर रहे हो, उसको लिखो, अपने थॉट्स को विजुअली बहुत बहुत क्लियर करो, एंड रोज का रोज अपना काम खत्म करो। सुबह अपने लिए एक पीओए बनाओ, प्लान ऑफ एक्शन, कि आज मैंने ये 4 चीजें करनी है, इसको किए बिना मैं नहीं सोऊंगी। और शाम को ईओडी बनाओ अपने लिए कि एंड ऑफ द डे मैं उसमें से क्या अचीव कर पाई। बहुत बार होता है कि कुछ चीजें रह जाती है, पर वो आपके अगले पीओए में अगले दिन के टॉप प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, तो उस दिन शायद आधा घंटा ज्यादा काम करना पड़े। बट अगर आप अपने लिए ये एक सिंप्लीफाइड प्लान ऑफ एक्शन करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ बहुत इजी हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ कि जो सामने से चीजें आ रही हैं, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, फिर वो अनमैनेजेबल हो जाता है अदरवाइज। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये पूरी यात्रा और आपकी बातें बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगी, उन्हें अपना स्टार्टअप खड़ा करने में मदद करेंगी। चलिए, तो स्टार्टअप मंत्रा के इस एपिसोड में हमने 2 दिग्गजों से बात की, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये खास बातचीत पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए स्टार्टअप मंत्र। नमस्कार। टेक्निकल